हेलो बच्चों, नमस्कार एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों वेक्टर्स। वेक्टर्स एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे आप लोग 11th-12th में हो, वेक्टर्स जो भी बच्चे आप लोग फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं खासकर, उनको वेक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। मैथ्स का टॉपिक में भी वेक्टर्स होते हैं और फिजिक्स में भी वेक्टर्स होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरे 11th वाले बच्चों को, पूरे 12th वाले बच्चों को, जो भी कॉम्पिटिटिव में अपेयर कर रहे हैं, ये टॉपिक सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई अगर कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे काम चला लूँगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिजिक्स पढ़ना ही मुश्किल है फिर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। तो मैंने यहाँ लिखा है वेक्टर्स, होपफुली आपको दिख रहा होगा। एक बार चेक कर लूँ। यस इट इज। तो वेक्टर्स बेसिकली क्यों पढ़ना है, पहले ये जानना है क्यों पढ़ते हैं वेक्टर्स। देखो बच्चों, जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो एक ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है। बहुत बच्चों ने लॉग पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो लॉग एक फंक्शन है, अलजेब्रा एक फंक्शन है। सिमिलरली वेक्टर भी एक फंक्शन है। वेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास 2 या 3 वेक्टर अगर एक साथ आ जाएं तो उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके मेथड थोड़ा अलग होता है, तो हमें सीखना पड़ेगा। 2 फोर्स लग रहे हो या 2 से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हो, एक पार्टिकल के पास 2 डायमेंशन मोशन होता है, मतलब कि 2 वेलोसिटी है उसके पास, एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, वाई एक्सिस में भी जा रहा है। एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन है, वाई एक्सिस में भी एक्सेलरेशन है, राइट। तो जब भी 2 वेक्टर से इससे ज़्यादा वेक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, फिर बच्चों को कैलकुलेट करने नहीं आता है, क्योंकि उसका मेथड ही अलग है। तो मेथड हमारे को सीखना है वेक्टर कैलकुलेशंस पूरा। तो वेक्टर्स में हमारे को 2 चीजें पढ़नी है। 2 चीजें में कौन कौन सी हैं? एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट में सीधा है, ऐसे डॉट दिखाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे क्रॉस दिखाएंगे। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसमें तो वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है। तो मैं लिख सकता हूं डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। 2 वेक्टर मिल करके देते हैं स्केलर, नॉन डायरेक्शनल चीजें, दैट इज स्केलर। और ये मुझे देगा वेक्टर, ये जो प्रोडक्ट देगा वो मुझे देगा वेक्टर। इसलिए बच्चों बी केयरफुल, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डॉट, जहां पे डॉट होगा वहां पर कॉस थीटा आएगा, और जहां पे क्रॉस होगा वहां पे साइन थीटा आएगा, ठीक है। अभी मैं एक एक करके सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं आपके लिए, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। वर्क डन क्या होता है? फोर्स वेक्टर डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये है वर्क डन, यानी कि नो डायरेक्शन एट ऑल। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेते हैं? टॉर्क वेक्टर ले सकते हैं, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, या फिर एंगुलर मोमेंटम ले सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। तो ये वेक्टर का वेक्टर ही रहेगा, लेकिन डॉट वाला 2 वेक्टर मिलके मुझे दे रहा है स्केलर क्वांटिटी, माइंड इट। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से अगर मैं डॉट हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा, ये मिलेगा। और यहां से मैं क्रॉस हटा दूं तो क्या मिलेगा? आर एफ साइन थीटा मिलेगा, राइट। सो बी केयरफुल गाइस, ये हमारे पास फॉर्मूला है कैलकुलेशंस का। तो इसके डायरेक्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि स्केलर है। वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गया, डिस्टेंस हो गया, दीज ऑल आर स्केलर। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है, उसकी वैल्यूज क्या है उसके बारे में सोचना है। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमें इसके डायरेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप
B1 j cap plus C1 k cap, and B vector is what? A2 I cap B2 j cap plus C2 k cap. ये हमारे पास है A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट बच्चों, जब भी मैं शॉर्ट मेथड ही बता देता हूं। डॉट प्रोडक्ट A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालेंगे तो सीधा I से I को, J से J को और K से K को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। दिस इज योर A डॉट B। यहाँ पे I J के गायब हो गए, हट गया। दिस इज द वे टू कैलकुलेट A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं A क्रॉस B की, वो भी मैं निकालूंगा अभी। उसके पहले हम लोग निकालेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस मतलब दो ऐसे वर्टिकल लाइन देते हैं, ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, जो भी इसके पास नंबर्स है। ए वेक्टर में कौन से नंबर है? A1, B1 और C1 है, तो मैं लिखूंगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ ए। सिमिलरली वी कैन डू मॉडुलस ऑफ बी, वहां भी ऐसे ही करेंगे, रूट ले लेंगे A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस वैल्यू। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम आगे मैं बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हाँ बच्चों, अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉस कैसे निकालते हैं किसी दो वेक्टर का। दो वेक्टर है मेरे पास, A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा? A वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर, ये हो जाएगा I कैप J कैप K कैप। पहले आप ये दो लाइनें दे दो बड़ी बड़ी, और A क्रॉस B आपको निकालना है, उसको यहां लिखो इज इक्वल टू I J K। अब देखो सबसे पहला A वेक्टर आ रहा है, तो A वेक्टर में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है? A1, B1, C1 यहां शामिल है, तो मैं क्या लिखूंगा? A1, B1, C1। और B वेक्टर के लिए क्या लिखूंगा? A2, B2, सॉरी ये C2 है, तो लिखूंगा A2, B2 एंड C2, दिस वन। इसको एक्सपैंड करना है। सबसे पहले I के लिए एक्सपैंड करेंगे। जब I के लिए एक्सपैंड करेंगे तो हमारा ये वाला कॉलम, ये वाला रो आप छोड़ दो, हमारे पास ये चार एलिमेंट बचते हैं सर। तो सबसे पहले लेफ्ट से राइट की ओर मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस B1 इंटू C2 माइनस करके B2 C1, ये करेंगे। अब हमारे को यहां पर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना है, प्लस माइनस प्लस, इसको फॉलो करेंगे। तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ J कैप। जब हम लोग J कैप की बात करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, जब हम लोग J कैप की बात करेंगे तो इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ देंगे। चार एलिमेंट बचे A1, C1, A2, C2, तो मल्टीप्लाई करेंगे A1 C2 माइनस करेंगे A2 C1, A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। सीखते जाओ। प्लस के वेक्टर के लिए जब काम करेंगे हम लोग, जब के वेक्टर के लिए काम करेंगे तो ये वाला कॉलम छोड़ दो और ये वाला रो छोड़ दो। ये चार एलिमेंट बचे, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ये मिल गया मुझे। बी केयरफुल गाइस, प्लस I माइनस J प्लस K, इतना ध्यान रखना है। और ये एलिमेंट कैसे लिखते हैं इसका ध्यान रखना है, ठीक। ये तो ये फॉर्मूला हो गया।
दिस इज द वे टू एक्सपैंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका हम लोग मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला होगा। वहां पे डॉट में कॉस था, यहाँ ये साइन है, तो ये एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और वेक्टर को एक्सपैंड करने का तरीका ये हो गया। दोनों मालूम होना चाहिए, इसको नोट कर लो बच्चों। अभी हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्शन ए क्रॉस बी में होता क्या है, डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, बट इसको नोट कर लो आप लोग। तो हम लोग निकालने वाले हैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। मान लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ये। सो दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग ए को रोटेट करके बी की तरफ लाएंगे, ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका जो डायरेक्शन मिलेगा वो किधर होगा। मान लेते हैं ए क्रॉस बी मेरे को दे रहा है सी वेक्टर, तो आप राइट हैंड का इस्तेमाल करो, 4 फिंगर रखेंगे ए की तरफ जो, और इसको बेंड करेंगे बी की तरफ, ऐसे, ठीक है बच्चों। मेरे हाथ ऐसे, थंब गोइंग इनसाइड, मैंने ए को बेंड किया है बी की तरफ, कैसा, क्लॉकवाइज। ए को बेंड करेंगे बी की तरफ, ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज काम करेंगे तो ये थंब मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, दैट मीन जो सी वेक्टर होगा वो डायरेक्टेड इनसाइड होगा, ठीक है। तो सी वेक्टर क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इनसाइड। कैसा इनसाइड, परपेंडिकुलर इनसाइड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक, इसका उल्टा करते हैं। अगर मान लो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ए को मैं बी की तरफ करूंगा, थंब आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे आउटवर्ड हो गया, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, आउटवर्ड कैसा है, तो परपेंडिकुलर है। जो सी वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। आप इसको लिख सकते हो, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है बच्चों। क्लॉकवाइज इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड। आप अपने घर में स्क्रू के ऊपर ये चेक कर सकते हो। मान लो कोई स्क्रू है हमारे पास, ये ऐसा कुछ स्क्रू को आप घुमाते हो ऐसे क्लॉकवाइज, टाइट करते हो तो अंदर चला जाता है ना, बोलते हो टाइट हो गया। तो कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज तो घुमाते हैं। वॉल में स्क्रू लगाना होगा, टाइट करना होगा, तो उसे कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वो टाइट हो जाएगा। और लूज करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल उसी एग्जांपल में बेस्ड है ये। ए क्रॉस बी को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो सी वेक्टर आपकी तरफ आएगा, स्क्रू खुल जाएगा, आपकी तरफ आ रहा है, राइट। इसी स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ लाइक दिस, तो ऊपर आएगा, दिस वेक्टर विल कम आउट। तो हम लोग यहाँ पर हमने डायरेक्शन के बारे में सीखा है। दिस इज द वे टू डील विद द वेक्टर्स। अगर दो फोर्सेस होंगे, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, और एक फोर्स को दूसरी तरफ रोटेट करना होगा, तो क्या बोलेंगे, द रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग इनसाइड। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, आगे आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट, देखो नाम ही है इसका यूनिट वेक्टर। ये होता क्या है, जिस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड मींस मॉडुलस, जो हम लोगों ने फाइंड किया था। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसका तरीका क्या है, कैलकुलेशंस का तरीका है ए कैप। देखो ए कैप का मतलब जहां कैप लग गया वो हो गया यूनिट वेक्टर। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन। मान लेते हैं सपोज मेरे पास
ए वेक्टर क्या है, मान लेते हैं आई कैप है प्लस 2j कैप है माइनस k कैप। मेरे को बोला गया है कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए कैप लिखूंगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप। अब मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अंदर रूट लेते हैं और जो भी नंबर्स यहाँ एसोसिएटेड है उसका स्क्वायर कर दो। ये होगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 6। ये हो गया वेक्टर। अब इसका आप मॉडुलस निकाल के देखो, आपको 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। दूसरा मैं आपको सिखाने जा रहा हूं स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर। आप सीख लो किसी वेक्टर का स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सपोज मेरे पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करूं तो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये मिलेगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये मिल गया, राइट। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर a डॉट b का फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, वी कैन पुट इट हियर। यहां भी छोड़ सकते हैं, या अगर आपको फॉर्मूला पता है तो लिख सकते हो, दोनों फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा दिस वन। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही फॉर्मूला इस्तेमाल में आना चाहिए, दोनों ही मालूम होने चाहिए। पता नहीं कौन सा कब इस्तेमाल में आ जाए। ये सी वेक्टर है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ a एंड गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू रूट 2, मॉड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 1 and mod of c vector is equal to 1। ये है, find the angle between a vector and b vector। हमें a वेक्टर और b वेक्टर के बीच की एंगल चाहिए, तो तीनों का सम 0 है, यहाँ पे गिवन है। एंगल किसके बीच चाहिए, a और b के बीच में चाहिए, तो c को यहां से हटा दो आप। सी का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ए सी को आपने बिल्कुल एक तरफ ले गए। अगर मुझे बोला जाता फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो मैं ए और सी को एक साथ रखता, बी को उस दूसरी तरफ ले जाता। खैर, यहाँ तो ए और बी की बात होगी, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ठीक, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर दैट मींस रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 मिल जाएगा। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, बी मॉड ऑफ बी तो 1 है तो ये 1 मिलेगा प्लस 2 ये रूट 2 मिलेगा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी यहाँ 1 है, कॉस थीटा है, रूट सी भी 1 है। तो पहली बात ये तो कट गया, प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2 हो जाएगा ना। सो 2 रूट 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2। सो cos थीटा मिल गया माइनस 1 बाई रूट 2 मिल गया ना। यहां से एंगल निकालना ट्रिग्नोमेट्री का काम है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, cos थीटा माइनस 1 बाई रूट 2 कब होगा बच्चों, जब अब ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा मुझे। तो थीटा मेरे को चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट वाला, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा हो जाता है 45 डिग्री। मुझे चाहिए 180 माइनस 45 दैट मींस 135 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हो गया 135 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है बच्चों, cos नेगेटिव होता है यानी कि 1। वी हैव टू वेक्टर्स
पहले हेडिंग लिख लो बच्चों, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना है मुझे। तो यहां पर हमें ये देखना है वेक्टर्स को ऑपरेट कैसे करते हैं। अगर कोई दो वेक्टर एक एंगल पे इंक्लाइन है तो हाउ टू फाइंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, इसका फॉर्मूला है हमारे पास। मान लो ऐसा कुछ है, एक बॉक्स है, इस पे एक फोर्स F1 लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, और ये कुछ एंगल है। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो वेक्टर्स लग रहे हैं, तो इनका कंबाइंड फोर्स अगर निकालने को बोला जाएगा तो कैसे निकालेंगे? वी कैनॉट सिंपली राइट F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। यही तो वेक्टर्स की बात है, वेक्टर्स की खासियत है कि वो हम सिंपली एडिशन नहीं होता है, हमें इसके लिए अलग से ऑपरेशन सीखने पड़ते हैं वेक्टर्स में, इसलिए वेक्टर को चैप्टर ही अलग रखा गया है, राइट। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, 200, 300, कुछ भी हो सकता है। तो हमें सीखना है कि हाउ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस और एनी टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी भी हो सकता था, ये दो वेक्टर हमारे पास एक्सेलरेशन भी हो सकता था, ये दो वेक्टर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता था, कोई भी दो वेक्टर हो सकता है। तो हमें देखना है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस क्या होगा बच्चों। उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देख लो कैसे सीखते हैं। तो हमारे पास है वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है और एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, दिस इज बी वेक्टर। दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है ना। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, ये एरो बनाना है, तीर मारनी है, राम जी वाली तीर मार दो, एक इधर ऐसे और एक तीर मार दो ऐसे। तो दिस टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। थर्ड साइड इज टेकन in opposite order which represents third side of a triangle। ध्यान से देखना है बच्चों। and this represents resultant of these two vectors A और B। A और B का जो कंबाइंड जो वेक्टर बनता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है R वेक्टर। ये यहाँ पे ज्वाइंट है बेसिकली ऐसे, तो इसको आप नाम दे दो O C और यहाँ B। ठीक, यहां तक तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, आसान है। अब हमें क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऐसा और इसको मिला देना है आगे, दिस वन है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको आगे से मिला दिया। तो ध्यान में रहने वाली बात यह है कि OC क्या है मेरे पास, OC वेक्टर इज ए वेक्टर, CD वेक्टर क्या है, B वेक्टर है। अगर मैं OC की मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ OC वेक्टर, तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मिलेगा। सिंपली मैं A भी लिख सकता हूं, किसी की मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं ना तो वेक्टर हटा दो, वो मैग्नीट्यूड ही हो गया। और मॉड ऑफ CD वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो सिंपल B लिख लूंगा, दिस इज B। देखो कितना आसान है, चीज है बहुत ही आसान है। आप देखते जाओ, बने रहो, पूरा वेक्टर्स आपका चैंपियन हो जाओगे। तो अभी मैं यहां पर लेने वाला हूं ट्राइंगल CDE। ट्राइंगल CDE में लिख सकता हूं मैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है CD की मैग्नीट्यूड, देखो ये मैग्नीट्यूड ही तो है, उसकी लेंथ है, CE की लेंथ अपॉन CD की लेंथ, लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड ही होता है। तो CD की अगर हम बात करें तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो B लेंगे हम लोग, तो CD को मैं B लिख सकता हूं, सो CE अपॉन B। सो वी कैन राइट CE इज इक्वल टू B cos थीटा, दिस इज CE। सिमिलरली आई कैन टेक sin थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। CD फिर से मुझे B लेना पड़ेगा, दिस इज योर B sin थीटा।
इज इक्वल टू डी। देखो बच्चों, यहां पर हम लोगों ने सी भी निकाल लिया और सी डी भी निकाल लिया। अब पाइथागोरस लगा देते हैं फॉर ट्राइंगल सी डी ई। पाइथागोरस तो बच्चों सबको मालूम होगा, पाइथागोरस ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। दिस वन सी डी हमारे पास है बी है ना। तो हम लोग डी ई पाइथागोरस इसके लिए भी लगाना है और बड़े वाले के लिए भी लगा लेते हैं। इसको हटा के बड़े वाले के लिए पाइथागोरस लगा, इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों। टेक बड़ा वाला ट्राइंगल ओ डी ई। इसके लिए पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। जब ओ डी स्क्वायर की बात होगी तो आर स्क्वायर की बात होगी। ओ से लेके ई तक, दैट मीन्स ओ सी प्लस सी ई का स्क्वायर हो जाएगा। डी तो खैर डी ई ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने लिख दिया एक्सप्रेशन। तो ओ सी मेरे पास क्या है, ए है। सी देखो यहां सी ई है, यहां डी है, सारी चीजें यहां डाल देते हैं। ठीक है, ओ सी मेरे पास ए है और सी ई क्या है, बी कॉस थीटा। डी मेरे पास है बी साइन थीटा, ये वाला। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट इसको स्क्वायर है, स्क्वायर खोल देते हैं। तो मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आई कैन से मुझे मिल गया r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। इसका रिजल्टेंट मुझे मिल गया। अब ये यहां पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि चलो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, इस आर की। तो ये बच्चों अब देखेंगे इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं और कहां कहां करते हैं। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ, इस पे फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली F1 इज इक्वल टू 8 न्यूटन एंड F2 6 न्यूटन। These are the two forces acting which is perpendicular to each other. तो बोला जाएगा कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड फोर्स कितना होगा, या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, या नेट फोर्स कितना होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, टोटल एंगल इट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ 90। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री ही तो है। सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कॉस 90 जीरो होता है बच्चों, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 64 प्लस 36 अंडर रूट ऑफ 100 न्यूटन। सो R इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये मेरे को मिल गया R इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, और ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज 10 न्यूटन। अब इसकी एंगल कितनी होगी विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे दे देंगे अल्फा एंगल एंड वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो यहां क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब बात में ध्यान रखना है बच्चों
कि जो पैरेलल वेक्टर्स हैं दे आर टेकन टू बी सेम। हमेशा पैरेलल वेक्टर्स एक ही जैसे होते हैं, एक ही लेने होते हैं। तो इसके पैरेलल में 6 न्यूटन है, तो इसकी वैल्यू मैं ले लूंगा 6 न्यूटन, और बेस में तो 8 न्यूटन है ही, तो मैं ले लूंगा 6/8, दैट मीन्स 3/4। सो अल्फा इज इक्वल टू tan inverse 3/4. This is the alpha, this is the angle which we are getting. Alpha is equal to tan inverse 3/4. ये मिल गया मुझे। ठीक है बच्चों, इजी है कि नहीं है? इजी है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल गया 10 न्यूटन। तो ऐसे ऐसे कितने भी एंगल वाले चीजें आ जाए, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे और क्वेश्चंस करने हैं मुझे। हाँ बच्चों, थोड़ी सी जानकारी और रखते हैं, थोड़ी सी चीजें मैं और बता देता हूं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं वेक्टर्स पे। तो वेक्टर्स में बच्चों मैं चैंपियन बना के छोड़ूंगा आपको, बस आप पूरा देखो, एक एक क्वेश्चन इसको नोट डाउन करो, पेन पेपर लेके बैठो और 1 गो में वेक्टर्स कर लो। उसके बाद जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होने वाली वेक्टर्स में, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ नई चीजें ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ए वेक्टर है A1 i कैप, B1 j कैप प्लस C1 k कैप, बी वेक्टर है A2 i कैप प्लस B2 j कैप C2 k कैप, और मेरे को बोला गया है फाइंड A डॉट B। एंगल नहीं पता है दोनों के बीच में, सिंपल बोला गया है फाइंड A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, डॉट निकाल लेंगे, और डॉट निकालना बच्चों सुपर इजी है, इससे इजी तो कुछ आपको मिलने वाला ही नहीं है। जब भी डॉट होगा तो i से i वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, j से j वाले को और k से k वाले को। तो ये क्या मिलेगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। दिस इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर। इसको ध्यान में रखना है बच्चों, इससे इजी कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। i से i वाले को यानी कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, दैट्स इट, सुपर इजी। दिस इज A डॉट B। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मान लेते हैं मेरे पास A वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड B वेक्टर है 2i कैप 2j कैप 2k कैप, ऐसा कुछ है। तो यहां पर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये क्या चीज है, ये तो A वेक्टर ही है ना, दैट मीन्स B वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ A वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं अगर हम लोग। तो इन दोनों में सिर्फ इस 2 का ही डिफरेंस है, यानी कि ये स्केलर का ही तो डिफरेंस है। ऐसा कोई भी आपको क्वांटिटी अगर मिलता है, वन वेक्टर इज सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय द अदर वेक्टर, दैट मीन्स B वेक्टर पैरेलल टू A वेक्टर। हमेशा याद रखना, इफ A vector is some lambda of B vector, that lambda is any number. Lambda can be any number, positive, negative, n, कोई भी नंबर हो सकता है ये। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होगा A वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, माइंड इट। ठीक है बच्चों, ये होगा आपके साथ। तो बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए और वेक्टर फिनिश्ड। तो कुछ क्वेश्चन भी करके देख लेंगे हम लोग, इसको नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चंस की बारी है। हाँ बेटे, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या होता है। द एक्सप्रेशन 1/√2i प्लस 1/√2j इज ए यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 और स्केलर। तो यहां पर हमें बताना है कि ये है क्या चीज। इस तरह क्वेश्चन में देखो, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं, ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है कितना। अगर मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो यूनिट वेक्टर बोलेंगे, या हो सकता है मैग्नीट्यूड √2 आ जाए,
ठीक है, नल वेक्टर का तो सवाल ही नहीं है, नल वेक्टर तो जीरो होता है, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं। तो देखते हैं बच्चों, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी क्या होगी, अंडर रूट 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 + 1/2 1। सही, 1 हो गया, यानी कि दिस इज यूनिट वेक्टर। इजी बच्चों, सुपर इजी। दूसरा देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विथ एंड पॉइंट्स 4 - 4 0। एंड पॉइंट्स 4 आपको दिख रहा है बच्चों, इधर से पूरा पूरा दिखना चाहिए। हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विथ एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन, मैग्नीट्यूड निकालनी है तो पहले वेक्टर निकालेंगे। तो फाइनल वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर दो इनिशियल वाला कोऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे, -2 - 4 I कैप -2 -4 J कैप और 0 - 0, ये मिल गया मुझे। सो R वेक्टर आई एम गेटिंग -6 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 0 K कैप। ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट -6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 40। ठीक है, अंडर रूट 40 इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 × 10 और 4 का रूट 2 यानी कि 2 बाहर आ गया, सो 2√10 2√10 यानी कि डी ऑप्शन आ गया। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं हलवा, बोलते हैं लॉलीपॉप बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, अनदर सुपर इजी क्वेश्चन। देखो पहले पढ़ लो अच्छे से और ध्यान से देखो। इसमें बोला गया है एंगल मेड बाय द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ निकाल लिए ना बच्चों, आई वेक्टर प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप का मतलब हो गया, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1,1 कोऑर्डिनेट में तो ऐसे लिखेंगे 1,1। तो 1,1 को यहाँ पे पॉइंट P है, दिस इज एंगल अल्फा है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, यही तो 1 हुआ ना, ये भी 1 और ये भी 1। तो tan अल्फा क्या लिख लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा 1 हो गया, सो अल्फा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो बी ऑप्शन, ऑब्वियसली बी ऑप्शन। कोई भी कोऑर्डिनेट हो हम लोग दिखा सकते हैं, मान लो मेरे पास हो जाता ए वेक्टर इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये कोऑर्डिनेट कहाँ लिखाते हैं, एक्स की वैल्यू -2 तो -2 यहां होता, y की वैल्यू 4 1 2 3 4, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट होता, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो ये एंगल आ जाता। सो अगर हम लोग ये एंगल चाहिए तो पूरे में से 180 में से अल्फा निकाल के एंगल निकाल लेते हैं, राइट, इजी है। दूसरा करते हैं, इन द फिगर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर गिवन लाइक दिस। ठीक है बच्चों, कैसे कैसे है, ये ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है और इधर सी वेक्टर है। तो आप इसको पहचानो, वेक्टर को पहचानना पड़ेगा कौन कैसे घुमा हुआ है। दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। दिस बी अकेला है जो दोनों को अपोज कर रहा है, सी ऐसे आया ए ऐसे गया, दोनों का नेचर सेम है लेकिन बी इज अपोजिट। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। बी रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ दिस। तो जब भी जो वेक्टर अपोजिट वे में काम करता है दैट इज रिजल्टेंट। ये दोनों सेम वे में है तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन लाइक दिस। सो दिस इज द आंसर, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। कहीं कोई है हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, सी प्लस, यस सी ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन, दिस इज द आंसर, इजी वन।
दूसरा करते हैं, द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इज परपेंडिकुलर है बच्चों। देखो बच्चों, जब परपेंडिकुलर वेक्टर होगा तो सबसे अच्छा है डॉट प्रोडक्ट लगाओ हमेशा, जब भी एंगल की बात होगी डॉट प्रोडक्ट लगा दो। पी वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट क्रॉस वेक्टर मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू cos 90। बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो यही होता है, हम लोगों ने ये सीखा है। cos 90 हो गया 0, ये पूरा टर्म हो गया 0। पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या लिखेंगे, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप डॉट ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0, राइट। अब डॉट निकालना तो जो सुपर इजी है, रसगुल्ला। i इंटू आई ये हो जाएगा a स्क्वायर, j इंटू जे ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन ए मिल गया बच्चों, so a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, दिस इज 2a। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 12 अपॉन 2 यानी कि 2 दिस वन 6 प्लस 2 डिवाइड, ये 3 हो गया और ये -1। तो पॉजिटिव वैल्यू बोली गई है तो मैं -1 को डिस्कार्ड कर दो, हटा दो। 3 इज द वैल्यू, दिस वन आ गया ना, मजेदार। देखो क्या आ गया, 3 इज द आंसर, ऑप्शन 3। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये काफी सुपर इजी वाली चीज है। What is the angle between P vector cross Q vector and P vector cross Q vector? ध्यान से देखना बच्चों, मजेदार है, आपको मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा बताने में। देखो, जब भी हम लोग किसी वेक्टर को सम करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स दे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। मतलब ये मान लो A वेक्टर है और ये मान लो B वेक्टर है, दोनों सेम प्लेन में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस वन। अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, अपोजिट है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक, दे आर इन सेम प्लेन। लेकिन अगर मैं लिखूं दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर और इनको रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में ये रोटेट किया गया है एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, तो ए क्रॉस बी, ये ऊपर जाएगा वेक्टर, ये हो जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो क्रॉस वाली चीजें होती है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। और तो इस क्वेश्चन में कैसे रिलेट करें हम लोग, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, अगर मैं ले लेता हूं सपोज, अगर मैं ले लूं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही साथ लाई करेंगे। P क्रॉस Q अगर निकालेंगे या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा, दैट मीन्स ये हो गया P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, और या नहीं तो नीचे हो सकता है, इनका प्लेन ही चेंज हो जाता है। P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर जो प्लेन होगा, इसका प्लेन ही अपोजिट होगा, परपेंडिकुलर होगा टू P वेक्टर एंड Q वेक्टर, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स P प्लस Q तो ये हो गया, P वेक्टर इधर होगा नहीं तो इधर होगा, तो हम 90 डिग्री कह सकते हैं बिंदास। सो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द ऑप्शन, दिस इज द आंसर। इजी इजी इजी, सुपर इजी। अब यहां देखो, टू वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन विल बी पैरेलल, तो हमें पता है बच्चों पैरेलल वेक्टर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पैरेलल वेक्टर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये सिर्फ एक नंबर का ही तो डिफरेंस है बच्चों, तो यहां पर देखो, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, यानी कि बी को भी 2 होना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस कॉमन ले लें, आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप, और क्यू वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, सो p वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ q वेक्टर, दिस वन। इसके लिए b की वैल्यू 2 होनी ही पड़ेगी बच्चों, अदरवाइज और कोई चारा ही नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। ये और करके देख लेते हैं, मॉड ऑफ, ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का मॉड को इक्वल कर दिया गया है। एंगल फाइंड करनी ए एंड बी, तो ये तो बिल्कुल रसगुल्ले की तरह है, आओ वो खा जाओ। कैसे खाएं रसगुल्ले, जल्दी बोलो। फॉर्मूला तो है हमारे पास, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला तो है साइन थीटा वाला, ए डॉट बी का फॉर्मूला भी है कॉस थीटा वाला, तो दोनों के फॉर्मूले डाल दो ना, फॉर्मूले डाल दो, कितना इजी होने वाला है, सुपर इजी होने वाला है। तो क्या करें बच्चों, फॉर्मूले डालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो क्या मिलता है, इसका फॉर्मूला मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये इसे हटाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब ये कॉस नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45। एक सांस में सॉल्व, एनर्जी लगती है बोलने में। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीख लिया है कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस आ जाए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डॉट आएगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपके पास जो भी बुक है उससे भी आप सॉल्व करो, इसी टैक्टिक्स को ध्यान में रख के, इससे आप सीख रहे हो, ये सीखने के लिए आप सीख लो, और कोई भी बुक से आप उठाओ और रैंडम क्वेश्चंस को पिक करो, सॉल्व करके देखो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको लगता है कि अरे यार कुछ छूट रहा है, तुरंत मेरे पास आओ, बिंदास आओ, मोस्ट वेलकम, मजा आएगा, डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करना है जस्ट लाइक रसगुल्ला खाना, मजा आ जाता है। जो भी खाना हो, आइसक्रीम खाना हो, रसगुल्ला खाना हो, तो मजेदार होता है। तो अगर आपको मजा लेना है तो फिजिक्स में क्वेश्चंस खूब सारे करो, और जो भी डाउट हो बिंदास पूछो, मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे।